तो मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैथ्स के आए हैं, जो कि मोस्ट सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मेरे प्यारे साथियों, 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया था, दो संख्याओं का अनुपात जो है 7:11 है और उनका मसह 8 दिया था, तो उन संख्याओं का लसह क्या होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल इजी है। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका मसह मतलब 7 और 11 की मसह अगर देखेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 का वैल्यू दिया था क्या, 8 दिया था। तो इनका लसह पूछा था, लसह एलसीएम। तो 11 में 7 से गुना कर दीजिए, 77 का मान पूछा था। तो एक का मान 8 है, 70 का मान क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं आप। तो 8 इंटू 77, तो लास्ट में कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। देखिए, किसी में भी नहीं 6 है, इसका मतलब अगर 77 में 8 से गुना कीजिएगा तो 616 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू 12 दिनों में, क्यू और आर 15 दिनों में तथा आर और पी 20 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, तो वे एक साथ मिल करके काम करेंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो कैसे बनाना है। पी और क्यू जब मिल करके काम करते हैं तो उस काम को 12 दिनों में कर देते हैं। वहीं क्यू और आर जब दोनों मिल करके काम करते हैं तो 15 दिनों में मेरे प्यारे साथियों काम करते हैं। और वहीं पे आर और पी जब मिलकर के काम करते हैं तो 20 दिनों में काम कर सकते हैं। तो बोला कि पी प्लस क्यू प्लस आर जब तीनों मिलेंगे तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले कि इनका टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क जानने के लिए 12, 15 और 20 का जो भी एलसीएम है इसको ले लीजिए, तो 60 हो जाएगा। तो टोटल वर्क मेरे प्यारे साथियों, जो इनका एलसीएम होता है वही टोटल वर्क कहलाता है। यानी टोटल वर्क कितने हैं, 60 हैं, 60 हैं। अब हम पी और क्यू का इफिशियंसी निकालेंगे, मतलब कि जब पी और क्यू दोनों मिल करके काम करने जाते हैं तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो टोटल वर्क जो है उसमें से ये दोनों के जो डेज हैं इसको से भाग दे दीजिए, तो इफिशियंसी निकल जाएगा। तो यहाँ पे 12, 5, 60 यानी 5 आ जाएगा। यानी एक दिन में 5 काम करते हैं, कब, जब पी और क्यू मिलकर के काम करने जाते हैं। उसके बाद क्यू और आर जब मिलकर के काम करने जाते हैं तो एक दिन में कितने काम करते हैं, मतलब इसका इफिशियंसी कितना है, तो 4 है। ठीक है, वहीं पे अगर आर और पी एक दिन मतलब साथ में मिलकर काम करने जाए तो एक दिन में कितने काम करेंगे, तो 3 काम करेंगे। अब देख लीजिए, अब मेरे प्यारे साथियों, सब अगर मिल जाएगा तो 5, 4, 9, 3, 12, लेकिन यहाँ पे आप सब देख रहे होंगे पी भी 2 बार है, ठीक है, क्यू भी 2 बार है और आर भी 2 बार है। तो यहाँ पे आपको 2 से डायरेक्ट भाग दे देना है। इसका मतलब कि पी क्यू आर का इफिशियंसी 6 आ जाएगा। मतलब पी क्यू आर जब मिल करके काम करने जाएंगे तो एक दिन में 6 काम कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरफ वाला निकालना था, तो 60/6 ये भागा दे दीजिए टोटल वर्क में ये तीनों की इफिशियंसी से, तो 10 आपका आंसर आ जाएगा, 10 डेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक क्वेश्चन आया था, 8.5% साधारण वार्षिक ब्याज मतलब साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित 2000 की राशि पर कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए, जब जब आप प्रिंसिपल अमाउंट को यानी मूलधन को 100 मान करके क्वेश्चन को हल करेंगे, तब तब आर और टी को मल्टीप्लाई करने से क्या निकलेगा, तो एसआई निकाल रहे हैं तो एसआई निकलेगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। और वहीं पे अगर सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपको अमाउंट निकालने के लिए दे देगा मतलब मिश्र धन, तो इसमें 100 जोड़ दीजिएगा। कब, जब आप प्रिंसिपल अमाउंट को 100 मान करके बनाएंगे तब। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो मूलधन दिया है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट अपने आप में 100 होता है, तो 100 के मान दे रखा है 2000। उसके बाद आपको ब्याज निकालना है। तो देखिए ना, 8.5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम है 6 वर्षों के लिए। तो 8.5 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 17/2 भी लिख सकते हैं, और 6 गुना कर देंगे तो आर और टी का गुना हुआ तो ब्याज निकलेगा, यानी 17 या 51 का मान निकालना है। तो यूनिटरी मेथड, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कीजिए, 51 दूना कितना होता है, 104 होता है, एक जीरो बचा है तो लगा दीजिए। यानी मेरे प्यारे साथियों, 51 का वैल्यू निकल गया। इसका मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का मल्टीप्लाई करके 51 आया था, मतलब कि ऐसा ही आया था। कब, जब हम प्रिंसिपल अमाउंट को 100 मान करके सॉल्व किए थे। तो इसीलिए ये आपका ब्याज निकल गया। और ब्याज कितना आया, तो मेरे प्यारे साथियों, सॉरी 102 हो जाएगा। 51 दूना 102,
तो यहाँ पे मतलब 1020 आंसर आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या आया था, 10,816 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिल्कुल इजी वे में वर्गमूल को आप हासिल कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होता है कि वर्गमूल में 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं, लास्ट के 2 डिजिट का राइट साइड से पेयर बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछा है कि इसका ना वर्गमूल निकालिए 10,816 का, तो राइट साइड से मेरे प्यारे साथियों यहाँ से हम 2 डिजिट का पेयर बना लिए। अब उसके बाद क्या देखेंगे कि इसके यूनिट डिजिट में क्या है, तो 6 है, मतलब 6 है। अब बताइए ऐसा कौन सा डिजिट है जिसके स्क्वायर करने से उसके लास्ट में 6 आएंगे। तो एक तो 4 है, 4 एक ऐसा डिजिट है जिसके स्क्वायर करने से उसके लास्ट में 6 आएंगे, और एक आपका 6 है जिसका स्क्वायर करने से उसके लास्ट में 6 आएंगे। अब यहाँ पे 108 बचा हुआ है। अपने मन से एक ऐसा अंक सोचिए, डिजिट सोचिए जिसका स्क्वायर करे तो ये 108 से बड़ा ना हो। तो 10 ले सकते हैं, 10 दहाइयाँ 100। लेकिन मेरे प्यारे साथियों या तो 104 इसका वर्गमूल होगा या तो 106 वर्गमूल होगा। अब यहाँ कन्फ्यूज़न हो गया। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या करेंगे कि सभी में जब जब इस तरह का सिचुएशन आएगा सभी में 10 है ना, इसको एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 110 हो जाएगा। अब 110 से 108 का कंपेयर कीजिएगा, तो 10 से 108 बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा है, तो इसमें से छोटा वाला लेंगे, यानी 104 होगा, 106 नहीं होगा। अगर 110 से 108 बड़ा हो जाता ये वाला, तो यहाँ बड़ा वाला लेते तो फिर 106 हो जाता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 104 डी में है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाए। मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन था। A/B इज इक्वल टू 3/2 है, A/B इज इक्वल टू 3/2 7/3 है, और B/C इज इक्वल टू 1/5 1/7 है। तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल इजी होता है ABC का मान यहाँ से निकालना। सबसे पहले देखिए A/B का वैल्यू क्या है, 3:2 है इसका A का, तो B का है 7:3, ठीक है। B का यहाँ पे दे रखा है 1/5 और C का दे रखा है 1/7। मेरे प्यारे साथियों यहाँ जो भरना है, यहाँ देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो इस वाले को भर दीजिए, 7/3 हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1/5 को भर दीजिए। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC के लिए देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 और 1/5, ठीक है। उसके बाद रेशियो देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/3 इंटू 1/5, ठीक है। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7/3 और इंटू 1/7, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब तो कोई कटने वाला है नहीं, यानी क्या बचेगा 3/10 हो जाएगा, और यहाँ 7/9 हो जाएगा, और यहाँ यहाँ कितना 7/9 नहीं 7/15 हो जाएगा, और यहाँ 1/3 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों नीचे वाला का हम एलसीएम निकालेंगे, 10 15 और 3 का एलसीएम 30 हो जाएगा। अब सब में 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ रेशियो मतलब भिन्न में कोई बचेगा ही नहीं, तो यहाँ 3 बार में, यहाँ 2 बार में, और यहाँ 10 बार में। अब देखिए ना 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, अब 3 तिहाई 9 हो गया यहाँ, ठीक है। और 7 दूनी 14 बचेगा, ठीक है, और 5 दूनी 10 है तो 10 बचेगा, यानी A B और C 9 14 और 10, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देखिए क्या आया था, 153 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 747 मीटर लंबे एक पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू मेरे प्यारे साथियों स्पीड इनटू टाइम होता है, यानी डी बराबर एस टी होता है, डी बराबर एस टी होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अब यहाँ आपको पता होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस कब होता है, जब कोई ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई और उस ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ जाती है और टोटल डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे देखिए 153 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और 747 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ गई। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए यहाँ पे स्पीड तो आपको निकालना ही है, टाइम दे रखा है 40.5, ठीक है, सेकेंड में है, क्या है सेकेंड में है। अब देखिए दोनों को जोड़िए तो 7 3 10 और 5 4 5 4 9 1 10 और 7 1 2 9, यानी 900 मीटर आ गया। अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू कितना, तो यहाँ से आप कर सकते हैं 900 बटे क्या 900 बटे 40, 900 बटे 405, और ऊपर में मेरे प्यारे साथियों 10 चला जाएगा, ऊपर में 10 चला जाएगा, तो इसको अब जो भी करना है काटना है काटिए, स्पीड इज इक्वल टू आ जाएगा। तो देखिए 5 दूनी 10 8 5 40, 81 बार में कट गया।
9 81 यानी 200/9 यहाँ बचेगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों ये स्पीड मीटर प्रति सेकंड में आया, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी मीटर प्रति सेकंड में स्पीड नहीं है। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, 5 का 20 यानी 40 दूनी 80, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मेरे प्यारे साथियों उस प्लेटफॉर्म को पार कर देगी। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, एक नाव, देखिए बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन आया था, एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटों में तय करती है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता है कि इस तरह से हम टाइम एंड वर्क बोट एंड स्ट्रीम को बनाते हैं। 3 डब्बा है और दैट इज माई गारंटी कि इन्हीं 3 डब्बों के सहारे आप पूरे बोट एंड स्ट्रीम को टफ से टफ क्वेश्चन को हल कर देंगे। ठीक है, बीच वाले में हम क्या भरते हैं, तो बीच वाले में शांत जल में नाव का चाल भरते हैं, बाएं साइड वाला में विपरीत धारा के विपरीत नाव की चाल जो होता है उसको भरते हैं, और दाएं साइड वाला में मेरे प्यारे साथियों धारा के साथ में नाव का चाल भरते हैं। और ये जो मूंछ जैसा दिखाई दे रहा है ये धारा का चाल है, धारा का चाल कभी बदलता नहीं है, तो जो दिया हुआ है उसको भर दीजिए। देखिए यहाँ क्या दिया था, एक नाव शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव का चाल दे रखा था तो इसको भर दिए। उसके बाद विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर, देखिए 20 किलोमीटर जाने में 4 घंटा, यानी 4 घंटा लगता है तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा, तो 5 किलोमीटर करेगा। अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा में 5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इसका मतलब उसका स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरे प्यारे साथियों शांत जल में नाव का चाल हमको पता था, विपरीत धारा के विपरीत में नाव का चाल पता हो गया, तो शांत जल में नाव का चाल और धारा के विपरीत दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही धारा का चाल होगा, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, 20 में से 5 घटाइएगा तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जब ये धारा का चाल है तो ये भी धारा का चाल है, और धारा का चाल कभी बदलता नहीं है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहीं पे आपके अगर क्वेश्चन में दिया होता कि धारा के साथ में नाव का चाल क्या होगा, तो 20 और 15 जोड़ देते तो 35 हो जाता, 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता, लेकिन धारा का चाल ही पूछा था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, यदि इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो इसकी दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए आप जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोगों को पता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और यहाँ पे 28 सेंटीमीटर दे रखा है। 2 इंटू लंबाई आपको पता नहीं है, लेकिन एक भुजा दिया है और दूसरा भुजा पता नहीं, तो मान लीजिए x है। ठीक है, यहाँ पे 14 बार में कट गया। ठीक है, 14 में से 4 घटेगा तो x का मान यानी दूसरी भुजा जो मान है वो आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना, तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अगर आप लगाए हैं तो सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यदि एक बटन, ठीक है, यदि एक बटन का मानक विचलन 6 है तो उसके प्रसरण यानी वेरिएंस का मान ज्ञात कीजिए। कि वेरिएंस का जो वैल्यू होता है यानी फार्मूला होता है वेरिएंस यानी प्रसरण का, वो होता है मेरे प्यारे साथियों जो मानक विचलन है उसका स्क्वायर कर दो। मानक विचलन का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे वेरिएंस निकल जाएगा। तो मानक विचलन 6 दिया है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 36 हो जाएगा। 36 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 36। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, जब 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में के बीच का अंतर 217 दिया था तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक 2 वर्ष वाला और एक 3 वर्ष वाला। तो 3 वर्ष वाला का मूलधन कैसे निकलेगा, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, डी गुने, अगर 3 वर्ष के लिए है तो 100 का क्यू कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ रेडियस मतलब आर का स्क्वायर कर दीजिए और 300 में आर को जोड़ दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए। मेरे प्यारे साथियों डी का मतलब डिफरेंस है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, तो 217 यहाँ रख दीजिए, और 100 गुने 100 गुने 100 मतलब 3 बार 100 लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि 3 बार आपका क्यों कीजिएगा तो आ जाएगा। यहाँ आर का स्क्वायर रेडियस मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा। ठीक है, 10 दहिए 100, और उसके बाद 300 में 10 जोड़ी तो 310 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा, तो अब यहाँ 7000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7000 यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा, 7000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, विमल ने किसी बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1232 की राशि निवेशित किया है, तो 3 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए वही आपको मिला जुला कर आ गया,
कि जब जब आप प्रिंसिपल अमाउंट को मतलब मूलधन को 100 मानकर चलेंगे, तब तब आर और टी को मल्टीप्लाई करने से ऐसा ही निकलता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम वही करने वाले हैं। यहाँ पे आपको 1232 मूलधन दे दिया है, ठीक है। तो मूलधन कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100 है और 100 का मान 1232 दे दिया है। तो मिश्र धन, मेरे प्यारे साथियों, 100 आर और टी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ब्याज निकलता है, और जो भी ब्याज निकला है उसमें 100 जोड़ दीजिएगा तो मिश्रण निकलेगा। अब देखिए ना, आर और टी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है और टाइम है 3 वर्ष, तो इसको मल्टीप्लाई करने से ऐसा ही निकल गया 15। अब इसमें 100 जोड़ देंगे तो 115 आपका अमाउंट हो जाएगा, मतलब मिश्रधन हो जाएगा। तो 115 का मान निकालना था। तो देखिए 1232 गुने 115 बटे 100, तो 20 पच्चे 100, और मेरे प्यारे साथ 23 पच्चे 15 से। अब देखिए ना, इसको हाफ हाफ कर दीजिए, यानी 10 दूनी 20 और 616। अब मेरे प्यारे साथियों 616 में 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हो जाएगा 1232, और एक जीरो लगा दीजिए तो हो जाएगा 20 गुना 18 और 3 ठीक है, और 18, यानी 6 8 3 11 13 1 14, और यहाँ एक दशमलव लगा दीजिए तो 1416.8 हो जाएगा, ठीक है। 1416.8, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, 1416.8, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए, एक क्वेश्चन आया था, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1472 है, और उनका महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ 8 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, आपको 1472 दिया है, और यहाँ पे एचसीएफ गुने एलसीएम होता है या एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ठीक है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आप ना, यहाँ अगर एचसीएफ 8 दिया है तो यहाँ 1472 होगा और एलसीएम ऑटोमेटिक निकलेगा। तो आप एलसीएम इज इक्वल टू 1472/8 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको काटिएगा, तो मेरे प्यारे साथियों इसको काटिएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा, और इसका हो जाएगा 736 हो जाएगा, ठीक है। और 18 चौक 72, 18 चौक 72 1, और 4 चौका 16, यानी 184 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों देखिए, क्वेश्चन आया था, ईंधन की कीमत पर लगातार 3 महीने में 10%, 20% और 40% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 80% बढ़ जाता है। तो मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में प्रतिशत वृद्धि हुआ है तो वृद्धि निकालिए, और प्रतिशत अगर हानि हुआ है तो प्रतिशत हानि निकालिए। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि 100 था, अब 100 में पहले महीना में 10% की हानि, मतलब 90% इसका हो जाएगा। फिर दूसरे महीना में 20% का लॉस है, इसका मतलब 80 हो जाएगा, 100 से कंपेयर कर रहे हैं सबको, ठीक है। 40% घटता है यानी 40%, इसका मतलब 60 बचेगा। अभी कुछ नहीं करना है, उसके बाद लास्ट महीना में 80% बढ़ जाता है, इसका मतलब 180 कर दीजिए। यहाँ सबको काटिए, 00 00 00 00 10 10। मेरे प्यारे साथियों दशमलव में ही आएगा, तो देखिए 8 72 72 और 18 छक्का टोटल से, और नीचे 10 रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई करके इसको एक दशमलव बैठा दीजिएगा, 108 में 72 से गुना करके एक दशमलव बैठा दीजिएगा, तो 22.24 आ जाएगा, 22.24। ऑप्शन नहीं दिए थे इसमें, डायरेक्ट आंसर ही दिए थे। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज के क्वेश्चन, जो कि मोस्ट सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और बहुत ही एक्यूरेट थे, ऑथेंटिक थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।